क्वेश्चन नंबर 581 और क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द इनकम इफेक्ट इज। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसमें इनकम इफेक्ट क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज करती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 582 और क्वेश्चन है हमारा, द गुड्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर इज कॉल्ड। उन वो गुड्स जो एक दूसरे को पूरी तरीके से हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, उन गुड्स को क्या कहते हैं? बहुत साधारण, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वी हैव 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा ऑप्शन लग्जरी गुड्स, तीसरा ऑप्शन सब्सटीट्यूट गुड्स और चौथा ऑप्शन इंफीरियर गुड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 583 और क्वेश्चन है हमारा, द टर्म डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स। प्लीज ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो ना तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कमेंट करने की जरूरत ना पड़े, मैं एक एक चीज अच्छी तरीके से समझा दूं। लेकिन अगर आपको तो भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर जरूर करूंगा। इवन मैं आंसर कर भी रहा हूं, बहुत सारे लोग कमेंट करके सवाल पूछते हैं, तो आई लव टू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर माय क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां सवाल पूछा जा रहा है कि जो टर्म डिमांड है इकोनॉमिक्स में उसका मतलब क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ability of a society to buy all that is available in the market at a given time। एक सोसाइटी की एबिलिटी का मतलब होता है पावर टू परचेज, मतलब इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेजिंग पावर। आपकी काबिलियत है कि सोसाइटी में मतलब एक सोसाइटी की काबिलियत है कि वो जो चाहती है वो खरीद ले एट ए गिवन टाइम। दूसरा है डिजायर, डिजायर के लिए हम कह सकते हैं कि विलिंगनेस टू बाय। ठीक है, डिजायर का मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम चाह रहे हैं। Desire of an individual to buy a certain amount of a good or service। तीसरा ऑप्शन है ability of an individual to buy a certain amount of a good or service और चौथा ऑप्शन बोथ बी एंड सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, सॉरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। बी एंड सी दोनों सही जवाब है। रीजन क्या है कि डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल टू बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक डिजायर भी है और एबिलिटी भी है। डिजायर का मतलब विलिंगनेस भी है और परचेजिंग पावर भी है उसके पास। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। इसी को कहते हैं द टर्म डिमांड इन इकोनॉमिक्स मींस डिजायर इन एबिलिटी टू बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही है? रीजन ये है कि एबिलिटी, देखिए आपके पास परचेजिंग पावर है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम कोई चीज खरीदना नहीं चाहते, तो जब खरीदना नहीं चाहेंगे तो कहां से डिमांड आएगा? ठीक है, इस वजह से ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी और सी सही है, तो इस वजह से ऑप्शन डी जिसमें बोला गया बोथ बी एंड सी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 584 और क्वेश्चन है हमारा, क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज इनवर्सली विद प्राइस इन द। 4 तरीके के इन्होंने कर्व और शेड्यूल्स बता रखे हैं और इन्होंने बोला कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो वेरी करता है इनवर्सली विद द प्राइस। प्राइस के साथ कहां पे वेरी करता है? ठीक है, प्राइस के साथ कहां वेरी करेगा? इसको पहले ऑप्शन देखते हैं, सही आंसर देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, इन टिपिकल सप्लाई कर्व, दूसरा ऑप्शन गिफन डिमांड कर्व, तीसरा ऑप्शन ऑर्डिनरी सप्लाई कर्व और चौथा ऑप्शन टिपिकल डिमांड स्केड्यूल। इन्होंने सवाल पूछा था कि डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज, जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वेरी करता है इनवर्सली विद प्राइस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इन टिपिकल डिमांड स्केड्यूल में जो प्राइस के साथ जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो वेरी करता है। टिपिकल सप्लाई कर्व नहीं हो सकता क्योंकि सप्लाई कर्व में ये इनवर्सली नहीं होता है, ये डायरेक्टली होता है। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए इस वजह से गलत है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो ए है वो सप्लाई के बारे में बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमसे डिमांड के बारे में पूछा गया है, क्वांटिटी डिमांडेड। ऑप्शन सी भी गलत है, ऑर्डिनरी सप्लाई कर्व। जब क्वेश्चन आपसे डिमांड के बारे में पूछ रहे हैं तो हम सप्लाई पे क्यों जा रहे हैं? ठीक है, गिफन डिमांड कर्व, गिफन डिमांड कर्व भी नहीं होगा। आपको मालूम है ना गिफन डिमांड कर्व किसे कहते हैं?
गिवन डिमांड कर्व में दो कमोडिटीज की बात की जाती है जिसमें दोनों कमोडिटीज के जो प्राइसेस है वो बढ़ती हैं, लेकिन जिस कमोडिटी की प्राइस कंपैरेटिवली कम बढ़ती है उसकी डिमांड हो जाती है। तो इन्होंने सवाल पूछा था कि क्वांटिटी डिमांडेड वैरीज इनवर्सली विद द प्राइस इन द टिपिकल डिमांड स्केड्यूल। आप डिमांड स्केड्यूल बनाइएगा तो आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा प्राइस के बढ़ने घटने से क्वांटिटी का बढ़ना घटना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 585, क्वेश्चन है हमारा डिमांड स्केड्यूल इज शोन एज। जो डिमांड स्केड्यूल है उसको कैसे शो किया जाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, a result of increase in the size of the family। दूसरा ऑप्शन, a result of change in taste। तीसरा ऑप्शन, a function of price alone। और चौथा ऑप्शन, none of these। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिमांड स्केड्यूल इज शोन एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस अलोन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। डिमांड स्केड्यूल इज शोन एज a function of price alone। Option C is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 586, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स। सवाल पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा डिजायर ऑफ द सोसाइटी टू परचेज ऑल दैट इज इन द मार्केट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा ऑप्शन है the desire and willingness of the individual for all the goods and services for standard of living। तीसरा ऑप्शन है at a given price per unit and time the desire, ability and willingness of an individual to purchase goods and services। और चौथा ऑप्शन है the willingness of the individual for all the goods and services for his necessities। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली डिमांड का मतलब क्या होता है? जहां पे डिजायर है, एबिलिटी है, विलिंगनेस है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी है, और आपके पास आपको मालूम है प्राइस कितना है, आप पे भी कर सकते हो क्योंकि आपकी एबिलिटी भी है। ठीक है, एक इंडिविजुअल की टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक बार वापस हम दोहराएंगे, इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स एट अ गिवन प्राइस per unit and time the desire, ability and willingness of an individual to purchase goods and services। Option C is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 587, क्वेश्चन है हमारा the law of demand states that। ठीक है, पूछा जा रहा है law of demand states that। we have four options। पहला ऑप्शन है when income rises demand rises। मतलब पूछ रहे लॉ ऑफ डिमांड का मतलब बता दीजिए। तो ये कह रहे when income rises demand rises, जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है। क्या लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है? दूसरा ऑप्शन when price rises demand rises, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाता है। क्या लॉ ऑफ डिमांड ये है? तीसरा ऑप्शन when price falls demand rises, और चौथा ऑप्शन when income and price rise demand rises। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। The law of demand states that when price falls डिमांड राइजेस। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस फॉल करता है तो डिमांड राइज कर जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 588, क्वेश्चन है हमारा द डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी ऑलवेज मूव्स। जो डिमांड कर्व है ना किसी कमोडिटी की, वो किस डायरेक्शन में मूव करता है ग्राफ में। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दूसरा ऑप्शन डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तीसरा ऑप्शन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और चौथा ऑप्शन डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी ऑलवेज मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको मालूम है ना ग्राफ कैसे बनता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये इस हिसाब से डिमांड कर्व मूव करता है। तो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, आप जान रहे हैं इसको। तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन D is the correct answer for the given question। The demand curve for a commodity always moves downward from left to right। Option D correct answer है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 589, क्वेश्चन है हमारा which goods has income elasticity greater than 1 and which has less than 1। सवाल पूछा जा रहा है, हमें दो गुड्स के बारे में बताना है। एक ऐसा गुड जिसकी इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, और एक ऐसा गुड जिसकी इनकम इलास्टिसिटी 0 से हैज लेस देन 0, 0 से भी कम है। ठीक है, हैज लेस देन 0 बहुत कम है मतलब।
ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लग्जरी इंफीरियर, दूसरा ऑप्शन लग्जरी नॉर्मल, तीसरा ऑप्शन नॉर्मल लग्जरी और चौथा ऑप्शन नॉर्मल इंफीरियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और इंफीरियर वो गुड्स होते हैं जिनकी लेस देन 0 होती है, इनकम इलास्टिसिटी हैज लेस देन 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 590। क्वेश्चन है हमारा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय। सारी चीजों को हम बराबर कर देते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, उसके बावजूद अगर किसी कॉमोडिटी की डिमांड फॉल कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो उसका बेसिक रीजन क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ राइज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, दूसरा ऑप्शन अ राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा ऑप्शन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी और चौथा ऑप्शन अ फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय अ फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था, पहली लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीजें बराबर है, तो उसके बाद क्या है, मतलब सारी चीजें बराबर है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो क्या है, एक ऐसा रीजन है जिससे डिमांड फॉल हो जा रही है, तो आपकी इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड फॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 591, और क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी से दैट अ डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट, वी मीन, जब हम ये कहते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड स्लोप हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, इट मींस पहला ऑप्शन कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम राइजेस, दूसरा ऑप्शन मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स राइजेस, तीसरा ऑप्शन कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ओन प्राइस फॉल्स, और चौथा ऑप्शन मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी बॉट एज पॉपुलेशन राइजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। When we say that a demand curve for a commodity slope downwards to the right, we means commodity will be demanded as its own price falls. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 592। क्वेश्चन है हमारा, डिमांड हैज अ रेफरेंस टू। डिमांड का इनमें से किसके साथ रेफरेंस है? ठीक है, डिमांड इनमें से किसको रिलेट करके हम किसी भी चीज की डिमांड हम डिसाइड करते हैं, बताते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज की डिमांड है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ गिवन पीरियड एंड प्राइस, दूसरा ऑप्शन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तीसरा ऑप्शन अ गिवन प्राइस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन पीरियड एंड प्राइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। डिमांड हैज अ रेफरेंस टू अ गिवन पीरियड एंड टाइम, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 593। क्वेश्चन है हमारा, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अ शिफ्ट इन डिमांड, दूसरा ऑप्शन अ राइज इन कंज्यूमर रियल इनकम, तीसरा ऑप्शन अ फॉल इन डिमांड और चौथा ऑप्शन अ फॉल इन द कंज्यूमर रियल इनकम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी leads to a rise in the consumer's real income. Option B is the correct answer for the given question. इसका मतलब कंज्यूमर को कम पैसे में ज्यादा मिलने वाला है, उसे कंपैरेटिवली कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 594। क्वेश्चन है हमारा, डिमांड कैन बी डिफाइंड एज। डिमांड कैन बी डिफाइंड एज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिजायर टू बाय, दूसरा ऑप्शन विलिंगनेस टू बाय, ठीक है, तीसरा ऑप्शन एबिलिटी टू पे और चौथा ऑप्शन डिजायर एंड विलिंगनेस टू बाय बैक्ड बाय एडिक्वेट परचेजिंग पावर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिमांड कैन बी डिफाइंड एज डिजायर एंड विलिंगनेस टू बाय बैक्ड बाय एडिक्वेट परचेजिंग पावर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 595। क्वेश्चन है हमारा, An exceptional demand curve is one that moves. एक exceptional demand curve है, वो किस डायरेक्शन में मूव करता है? We have 4 options. पहला ऑप्शन upward to the right,
दूसरा ऑप्शन डाउनवर्ड टू द राइट, तीसरा ऑप्शन अपवर्ड टू द लेफ्ट और चौथा ऑप्शन हॉरिजॉन्टली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज द वन दैट मूव्स अपवर्ड टू द राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक एक्सेप्शनल डिमांड कर्व वो डिमांड कर्व होता है जो राइटवर्ड अपवर्ड राइटवर्ड मूव करता है, मतलब अपवर्ड टू द राइट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ज्यादातर जो डिमांड कर्व होते हैं वो डाउनवर्ड टू द राइट मूव करते हैं, अपवर्ड टू द लेफ्ट तो कभी जाता ही नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी बहुत रेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 596। क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी, वी हैव फोर ऑप्शंस, हैज अ पॉजिटिव स्लोप, is a vertical in shape, is steeply upward in appearance or has a negative slope। ठीक है, तो यहां पे सवाल पूछा गया था, a normal demand curve of a commodity has a negative slope। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक नॉर्मल डिमांड कर्व किसी भी कमोडिटी का हैज अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 597। क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ डिमांड इज। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड इज, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन इंडिकेटिव स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन अ सिलेक्टिव स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट और चौथा ऑप्शन एन इलस्ट्रेटिव स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लॉ ऑफ डिमांड इज अ quantitative statement। option C is the correct answer for the given question। the law of demand is a quantitative statement। option C बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 598 और क्वेश्चन है हमारा, if more is demanded at the same price or the same quantity at a higher price, this fact of demand is known as। अगर सेम प्राइस पे ज्यादा डिमांड की जा रही है, ठीक है, और या सेम क्वांटिटी ज्यादा प्राइस पे खरीदी जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज ऑफ डिमांड, तीसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और चौथा ऑप्शन डिक्रीज ऑफ डिमांड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज ऑफ डिमांड। अगर सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं या ज्यादा प्राइस पे सेम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज ऑफ डिमांड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 599। क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कमोडिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज द रिजल्ट ऑफ। अगर किसी कमोडिटी का एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके डिमांड में किसी भी कमोडिटी का, तो इट इज द रिजल्ट ऑफ। ये किसका रिजल्ट है। पहला ऑप्शन अ चेंज इन प्राइस, दूसरा ऑप्शन अ चेंज इन इनकम, तीसरा ऑप्शन अ चेंज इन टेस्ट और चौथा ऑप्शन अ चेंज इन क्लाइमेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अ चेंज इन प्राइस। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड किया जाता है वो उसकी प्राइस चेंजिंग की वजह से किया जाता है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 600। क्वेश्चन है हमारा, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। गिवन गुड्स के बारे में पूछा जा रहा है, उसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज प्राइस इंक्रीजेस। दूसरा ऑप्शन, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इन वेरी शॉर्ट सप्लाई। तीसरा ऑप्शन, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव अ हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और चौथा ऑप्शन, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच गिव राइज टू अ कॉबवेब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स फॉर डिमांड इंक्रीजेस एट द प्राइस इंक्रीजेस। तो गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पे प्राइस के बढ़ने के बाद उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन यहां पे समझिएगा कि गिवन गुड्स बोला जा रहा है, दो गुड्स को कंपेयर करते हैं आपस में, और जहां दोनों की प्राइसेस बढ़ रही है, तो जिसकी कंपेरेटिवली कम प्राइस बढ़ती है ना, वो गिवन गुड्स की कैटेगरी में चला आता है। तो गिवन गुड्स आर दोज गुड्स for which demand increases as price increases। option A is the correct answer for the given question। I hope and believe कि ये 600 क्वेश्चंस, इस वीडियो में 25 हैं लेकिन कुल मिलाकर के तो 600 क्वेश्चंस हो गए ना। तो ये टोटल 600 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कोई भी दिक्कत होने से कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।
आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक, हैव अ गुड डे।